Hello students, today I will teach you chapter 2. Chapter name is The Earth and Changes on It. Let's start the reading. The surface of the earth never remains the same. It constantly undergoes changes. These changes can be sudden or gradual. The sudden changes originate inside the earth due to volcanic and earthquake एक्टिविटीज़. तो क्या होता है कि जो हमारी अर्थ का सरफेस हमेशा सेम नहीं रहता है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं. क्यों आते हैं चेंजेस? ड्यू टू वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक एक्टिविटीज़. जब भी कोई अर्थक्वेक आता है या वॉल्केनिक्स आते हैं तो उसके कारण हमारी अर्थ पर कुछ चेंजेस हो जाते हैं. These forces bring radical changes and are easily visible. On the other hand, some changes are very slow and take place gradually over a long time. This could be due to natural forces such as carrying of soil by rainwater, changes in course of a river, wind carrying soil particles with them, etc. तो ये जो चेंजेस होते हैं कई बार वो लॉन्ग टर्म्स के लिए होते हैं और कई बार वो शॉर्ट टर्म्स के लिए होते हैं. और इनका कैसे इफ़ेक्ट होता है कि कई बार क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी का कटाव होने लग जाता है. क्यों होता है वो? रेन वाटर के कारण. जब रेन एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, जब उस वाटर का लेवल एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बाढ़ आ जाना, ऐसी स्थिति में मिट्टी का कटाव होने लग जाता है. तो जिसके कारण जो अर्थ होती है उसकी जो अर्थ का सरफेस है वो चेंज होने लग जाता है. या फिर आंधी आना, तो आंधी आने से भी कैसे चेंजेस आएंगे? जो मिट्टी होती है वो आंधी के तेज के कारण वो दूसरी जगह पर जाकर इकट्ठी हो जाती है, तो जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस में चेंजेस आते हैं. ह्यूमन फैक्टर्स कैन प्ले एन इक्वली इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजेस द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो अभी देखिए हमने फर्स्ट स्टेंजे में क्या पढ़ा है, नेचुरल्स हमने रीज़न पढ़े हैं कि नेचर के कारण अर्थ सरफेस में कैसे चेंजेस आते हैं. तो हम सेकेंड स्टेंजे में क्या पढ़ रहे हैं कि जो ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं वो भी काफ़ी हद तक सरफेस को चेंज करने में उत्तरदायित्व रखते हैं. एग्जाम्पल क्या दिया गया है? The examples are cutting down of forest, constructions of road, bridges and railway line, large scale mining, buildings of dam, etc. In this chapter we will study about the processes that are involved in bringing gradual changes upon the earth surface. तो इसमें ह्यूमन फैक्टर्स कैसे उत्तरदायित्व रखते हैं, उनका क्या रीज़न रहेगा कि वो क्या करते हैं, एक लिमिट से ज़्यादा पेड़ों की कटाई करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि उनको बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं हमारी अर्थ पर, तो जिसके कारण उनको लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है और वो लकड़ियों की नीड कहाँ से पूरी करते हैं? फॉरेस्ट में पेड़ों की कटाई करके, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अर्थ पर सरफेस अर्थ का जो सरफेस होते हैं वो चेंजेस होने लग जाते हैं. रोड को कंस्ट्रक्शंस कर देते हैं, ब्रिजेस बना देते हैं, रेलवे लाइंस लगा देते हैं, लार्ज स्केल्स में माइनिंग करना या फिर बिल्डिंग्स बनाना, डैम्स बनाना, इन सब से क्या होता है, जो अर्थ के सरफेस होते हैं वो चेंजेस आने लग जाते हैं उनमें. तो अभी हमने यहाँ पर 2 फैक्टर्स पढ़े हैं, जिसमें फर्स्ट जो फैक्टर है उसमें हमने नेचुरल रीजंस जाने हैं कि नेचर के कारण कैसे अर्थ के सरफेस पर इफेक्ट आता है, और सेकंड हमने जो ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं वो कैसे इसके लिए जिम्मेदार होते हैं उसके बारे में पढ़ा है. अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल प्रोसेस. External process. Any process working on the earth's surface and bringing changes on it is known as एक्सटर्नल प्रोसेस. यानी कि कोई भी काम अगर अर्थ के सरफेस पे हो रहा है तो उसके कारण जो चेंजेस आते हैं उसे हम एक्सटर्नल प्रोसेस बोलते हैं. द एक्सटर्नल प्रोसेस में लोअर द लेवल ऑफ लैंड. So अगर external process may lower the level of land by wearing away rock particles. It can also raise the level of land where the soil particles are deposited. External process include changes on account of weathering and graduation.
ग्रेविशन। तो क्या होता है कि जब भी किसी रॉक पार्टिकल्स का, तो अगर किसी भी लैंड का जब द एक्सटर्नल प्रोसेस में लोअर, तो कैसे होता है, अगर किसी एक्सटर्नल प्रोसेस के कारण किसी ग्राउंड का लेवल कैसे लोअर होगा कि कोई उपजाऊ भूमि है, कोई उपजाऊ ज़मीन है और वहाँ ऊपर से भूसंकलन हो जाए, तो जो ऊपर जो पार्टिकल्स आएंगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो उपजाऊ मिट्टी को ही लेके आ रहा है, वो छोटे छोटे रोग के कारण होते हैं जिसके कारण से उस वो एरिया है जो उपजाऊ भूमि है उसका उपजाऊता कम हो जाती है, उसका लेवल कम हो जाता है। तो इस तरीके से वो इफ़ेक्ट डालता है। उसके बाद है वेदरिंग। द टर्म वेदरिंग रेफर टू द प्रोसेस दैट ब्रेक रॉक इनटू स्मॉलर पार्टिशल्स। तो ये जो टर्म वेदरिंग होती है वो क्या रेफ़र करती है कि किसी भी रॉक का टूट कर छोटे छोटे स्मॉल पार्टिशल्स में तब्दील हो जाना, चेंजेस हो जाना उनका, तो उन्हें हम वेदरिंग की प्रोसेस बोलते हैं। इट इंक्लूड्स इरेजन एंड डिपोजन्स। ये किस में इंक्लूड होती है, इरोजन और डिपोजन्स। इरोजन क्या होता है, मिट्टी का कटाव होना। और मिट्टी का कटाव कैसे होता है, देखिए अगर पेड़ों की कटाई अंधाधुंध होगी तो उससे क्या इफ़ेक्ट आएगा, बाढ़ भी आ सकती है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ पानी को पकड़ बनाए रखती है ज़मीन में, और अगर पेड़ों की मात्रा कहीं पर कम हो जाती है तो जो ज़मीन है वो पानी को सोख नहीं पाएगी, उसकी पकड़ नहीं बना पाएगी, जिस वजह से वहाँ पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी और बाढ़ आने की वजह से मिट्टी का कटाव होने लग जाएगा। तो मिट्टी के कटाव होने को ही हम इरोजन कहते हैं। उसके बाद है डिपोजन्स। डिपोजन्स भी उसी की एक अपोजिट प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि इरोजन्स में हमने क्या किया, बताया आपको कि उसमें मिट्टी का कटाव हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जगह पर कोई मिट्टी इकट्ठी हो गई है ड्यू टू वॉल्केनिक कह सकते हैं, या अर्थक्वेक या फ्लड आ जाने से इस तरह की प्रोसेस हो सकती हैं। दे डिसइंटीग्रेट एज दे आर एक्सपोज टू ऑल टाइप ऑफ वेदर चेंजेस। तो ये किस रीज़न से होते हैं, वेदर चेंजेस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ड्यू टू वॉल्केनिक और फ्लड आ जाना, रेन आ जाना, इन सब की वजह से ये सब हो सकता है। द इफेक्ट ऑफ वेदरिंग कैन ऑल्सो बी सीन ऑन स्टोन मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग वेयर पीसेज ऑफ स्टोन गेट फ्लेक्ड ऑफ एंड आयरन रेलिंग गेट रस्ट। तो इनका जो इफेक्ट होता है वो हम किसी स्टोन मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स में भी देख सकते हैं। जैसे कि आप अगर आप कॉलोनी से ही रहने वाले बच्चे हैं सभी, तो मैं आपको एक प्रेजेंट एग्जांपल बताना चाहूँगी कि जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स का पत्थर बारिश अधिक आने की वजह से नीचे गिरता जा रहा है, ऊपर से परत टूटने लग गई है, जिसकी वजह से सिर्फ ग्रिलिंग आयरन रेलिंग ही हमें दिखाई दे रही है। तो ये प्रोसेस भी वेदरिंग के अंडर में ही आ जाती है। तो बच्चों, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो इसके पोर्शंस बचे हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।